वेलकम गाइज। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का जो पिछला वाला लेक्चर था जिसमें हमने एसी जनरेटर पर बात किया था और ईएमएफ का एक इक्वेशन जनरेट किया था, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन बनाया था आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन था, ये सब इक्वेशन किस तरीके से हमने क्रिएट किया था, ये सब चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर ये आपका अच्छे तरीके से किया हुआ है तभी आज का क्लास आपके लिए काम का है। ठीक है, और एक बात, आज हम लोग बात क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो है ईएमएफ का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। चूँकि ईएमएफ का वैल्यू बार बार बदल रहा था, इसलिए ईएमएफ का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो है आज एक रिलेशन बनाएंगे, ई आर एम एस बराबर ई नॉट बाय रूट टू, या आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाय रूट टू, या ई एम बराबर ई नॉट बाय रूट टू, या यूँ कहें कि आई एम बराबर आई नॉट बाय रूट टू, यानी कि पीक करंट और आर एम एस करंट, या यूँ कहें कि पीक ई एम एफ और आर एम एस ई एम एफ, आर एम एस वोल्टेज के बीच एक रिलेशन भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको बड़ी बढ़िया ढंग से हमको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक, क्या है, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन था उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक ग्राफ खींचा था पिछले वाले वीडियो में, जिसमें कि हम लोगों ने जाना था कि समय के साथ साथ ईएमएफ हमारा बदलता है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ईएमएफ बढ़ेगा, ई नॉट हो जाएगा, उसके बाद फिर ईएमएफ घटते 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 फिर क्या कहते हैं माइनस ई नॉट, फिर क्या ये फिर से ज़ीरो हो जाता है ईएमएफ। तो बार बार ईएमएफ चेंज करता है। तो ईएमएफ का चूँकि बार बार ईएमएफ बदलता है, इसलिए ईएमएफ का हम लोग एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट साइकिल हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट साइकिल का मतलब यही हुआ ना कि कॉइल जो कि रखा हुआ था वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ऐसे करके रोटेट कर जाएगा, एक चक्कर लगा लेगा ना। कॉइल ऐसे, ये कॉइल है, एरिया वेक्टर घूम करके पूरा एक चक्कर लगा लेगा, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया होगा ना। पिछला वीडियो देखा हुआ है आपका, फर्स्ट वीडियो, तभी आप ये वीडियो आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने वो देख लिया होगा और उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ और, आज के क्लास में भारी इंटीग्रेशन का यूज़ होने वाला है, तो इसलिए ये भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इंटीग्रेशन का जो वीडियो है हमारा, इंटीग्रेशन बाय मनवर लिख करके सर्च किया था यूट्यूब पर और देख लिया है, तभी आज का वीडियो आपको समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, बायो वाले इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लें आप। ठीक है, भारी इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, वो भी एडवांस लेवल तक का। तो चलो देखो, आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ईएमएफ का, कहाँ से, जीरो से टी तक, यानी कि टी बराबर जीरो टू लेकर के टी बराबर कैपिटल टी, यानी कि पूरा एक कंप्लीट एक टाइम पीरियड जो हो जाता है, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, तो पहले वो कैलकुलेट करेंगे, फिर हाफ साइकिल के लिए भी देखेंगे, और फिर अंत में जा कर के हम लोग रिलेशन क्रिएट करेंगे पीक करंट और आरएमएस करंट में। ठीक है, तो देखा जाए ज़रा सा, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट रिलेशन चले जाएं, पीक करंट या आरएमएस करंट के बीच का रिलेशन डायरेक्ट आप करना चाहते हो, थोड़ा स्किप भी कर सकते हो आगे। ठीक है, तो देखो ज़रा सा बात करते हैं पहले, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ई बराबर क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ जो है टाइम का फंक्शन है ना, ईएमएफ मेरा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ईएमएफ जो है टाइम के बदलने से ईएमएफ बदलेगा। ठीक है, इस इक्वेशन के अनुसार अब देखा जाए, हमको ईएमएफ का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है, टाइम कहाँ से कहाँ तक, जीरो से कैपिटल टी, यानी कि एक टाइम पीरियड हो रहा है, अगर बीत रहा है तो उसमें कितना एवरेज ईएमएफ होगा। तो कैपिटल टी बराबर 2 बाय क्या, ओमेगा होता है ना। अच्छा, तो एवरेज जो ईएमएफ आएगा ना, तो वो हम पहले आपको बता देते हैं, थोड़ा सा देखो ट्रिक भी है कि जितना देर कुछ तक पॉजिटिव रहता है ईएमएफ, उतनी ही देर तक निगेटिव में भी ईएमएफ है। तो क्या कहते हैं, पॉजिटिव में भी ईएमएफ और निगेटिव में भी उतना ही ईएमएफ। तो पॉजिटिव वाला जितना रहा उतना ही निगेटिव वाला, तो नेट मिला करके क्या हो गया, ज़ीरो। तो यही रिजल्ट आएगा भी। ठीक है, तो खैर देखो, हम एक तरीका भी बताते हैं आप लोगों को कि एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट आखिर कैसे किया जाता है। अगर मान लिया जाए मैथमेटिक्स में, देखो इन मैथमेटिक्स, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ज़रूरत पड़ेगा। इन मैथमेटिक्स एक फंडा होता है क्या, कि अगर y बराबर कोई एक इक्वेशन दिया हुआ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लिखने का मतलब अगर y मेरा x का फंक्शन है, यानी कि यदि y मेरा x के अनुसार बदल रहा हो, x बदलने से y बदल रहा हो, जैसे कि यहाँ
टाइम बदलने से ईएमएफ बदल रहा है ना, उसी तरीके से एक्स बदलने से अगर वाई बदल रहा हो तो वाई का एवरेज वैल्यू निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। वाई का इंटीग्रेशन कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, उसके बाद क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए किसका? डी एक्स का। सिंपल ये तरीका होता है वाई का क्या चीज़ करने का? एवरेज वैल्यू निकालने का। तो यहाँ पर वाई का रोल कौन प्ले कर रहा है? ईएमएफ। और एक्स का रोल कौन अदा कर रहा है भाई? टाइम। तो हम लोग ईएमएफ का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि वी हैव थोड़ा मैथमेटिक्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स इसी चैप्टर में यूज़ होता है, इसलिए बायो वाले को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आप लोग सावधानी से इंटीग्रेशन बाय एम वर्ड एडवांस लेवल तक और डीसी का पिछला क्लास क्या हुआ होना चाहिए आपका, तब एकदम ठंडे दिमाग से देखो, मज़ा आ जाएगा। तो चलो देखो बात करते हैं क्या कि ये हमारे पास क्या इक्वेशन है? ई बराबर ए नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। अब एक चीज़ देखा जाए, यहाँ पर क्या है? ईएमएफ जो है वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है भाई? टाइम का फंक्शन है। ईएमएफ मेरा टाइम का फंक्शन है, इसलिए ईएमएफ का जो एवरेज वैल्यू आएगा, ठीक है, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ किसका? ईएमएफ का ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ क्या? dt। अच्छा, ये मैथ में फॉर्मूला है, मैथ से लेकर के आए हैं ये, ठीक है। अच्छा अब देखो आप, तो ई एवरेज वैल्यू, ठीक, एवरेज वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखा जाए ज़रा सा कैसे कैसे क्या क्या होगा। इंटीग्रेशन करना है। ईएमएफ जो है, ईएमएफ का मान क्या है? ईएमएफ बराबर तो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ब्रैकेट देना चाहिए हमेशा, इतना dt हो गया। अच्छा, बटे में इंटीग्रेशन ऑफ क्या देना है? dt देना है, ठीक है। अब देखा जाए ज़रा सा, टाइम कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल T तक, 0 से कैपिटल T पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड फॉर कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल का मतलब एक चक्कर लगा लेगा कॉइल, उतना देर में। एवरेज ईएमएफ अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखो आप, ये थोड़ा बहुत आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तब जा कर के फाइनल फार्मूला भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो ई नॉट ये कांस्टेंट टर्म है, ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ होता है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और 0 से लेकर के कैपिटल T तक साइन ओमेगा टी, और क्या बोलते ये रहा क्या? dt डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन t होता है, dt का डायरेक्ट t, और 0 से लेकर के कहाँ तक? कैपिटल T तक। आपने इंटीग्रेशन बाय एम करके वीडियो देखा है तभी सब चलेगा भाई, नहीं तो नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, ई नॉट तो ठीक है। अच्छा, साइन इतना का इंटीग्रेशन क्या होता है? गेस कर लिए? साइन इतना का इंटीग्रेशन, अगर गेस नहीं कर पाए तब वीडियो को यहीं बंद कर दो, चलो ठीक है, नहीं तो अगर कर लिए तब तो ठीक है, पूरा देखो आगे। साइन इतना का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इतना का होता है हमारे पास माइनस कॉस ओमेगा टी। अच्छा, उसके बाद क्या बोलते हैं, साइन इतना का माइनस कॉस उतना और डिवाइडेड बाय dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t के साथ जो रहता है वो डिवाइड में आ जाता है, यही होता है ना। तो साइन इतना का इंटीग्रेशन ये हो गया, और उसके बाद 0 से लेके कहाँ तक? कैपिटल T तक। अच्छा, उसके बाद साइन इतना का माइनस कॉस उतना, उसके बाद टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t के साथ जो रहता है उससे डिवाइड करते हैं ना। अच्छा, इसमें अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी t की जगह कैपिटल T डालेंगे, माइनस इस t की जगह नीचे वाला डालेंगे 0। अच्छा ठीक है, उसके बाद देखो तो आप ईएमएफ का एवरेज वैल्यू जो है वो कितना होगा? माइनस और ओमेगा दोनों को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस ई नॉट बाय ओमेगा बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बाहर आ गया। अंदर में बच गया क्या हमारे पास? कॉस ओमेगा टी, 0 से लेके कैपिटल T तक। अच्छा, उसके बाद डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है? कैपिटल T में से 0 गया तो यहाँ क्या बचा? कैपिटल T। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद देखो ईएमएफ का एवरेज वैल्यू जो आएगा, फटाफट कर लेते हैं, माइनस ई नॉट बाय ओमेगा इंटू, एक बार टाइम की जगह अपर लिमिट बैठा देते हैं, कॉस ओमेगा इंटू कैपिटल T, माइनस एक बार कॉस ओमेगा इंटू टी के जगह पे क्या बैठाते हैं? 0। अच्छा, और टोटल के बटे में टाइम है ही, बटे में यहाँ क्या है? टाइम पीरियड। ये सब की ज़रूरत है नहीं, इसको थोड़ा मिटा लें। आगे एक चीज़ देखो आप,
अब यहाँ के बाद ईएमएफ का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा ना, तो माइनस ई नॉट बाय ओमेगा टी, इसके ये टर्म नीचे आ जाएगा ना। अच्छा यहाँ नीचे आ गया। अच्छा ठीक है, बढ़िया ढंग से समझो भाई। 2/5 अब बटा ये मेन बटा है 7, तो इसको लिख सकते हैं 2/5 गुना 7, वही चीज़ हो गया। ठीक है, चलो देखो अब आगे उसके बाद क्या करें, तो कॉस, यहाँ है कॉस ओमेगा इंटू कैपिटल टी क्या होता है 2π/ओमेगा। ठीक, अच्छा माइनस कॉस 0 हो जाएगा ना, कॉस 0। अच्छा ठीक, ईएमएफ का एवरेज वैल्यू देखो तो आप माइनस ई नॉट बाय ओमेगा इंटू टाइम के जगह पे, टाइम पीरियड के जगह पे 2π क्या ओमेगा रख सकते हैं। अच्छा ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो यहाँ बच गया कॉस 2π, माइनस कॉस 0 होता है 1, और ये 2π का मतलब होता है 360 डिग्री, और कॉस 360 डिग्री का वैल्यू भी होता है कितना 1। ठीक है, तो इसलिए ई एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ बराबर ये ओमेगा ओमेगा कट गया माइनस ई नॉट बाय 2π इंटू कॉस इतना का मान 1 माइनस ये भी क्या है 1, तो 1 माइनस 1 कट के ये मेरा क्या हो गया 0। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू जो ईएमएफ का आया वो आया माइनस ई नॉट बाय 2π इंटू 0, तो सारा गुना होकर के क्या हो गया 0। तो ईएमएफ का जो एवरेज वैल्यू आया कंप्लीट साइकिल के लिए वो क्या आया 0। देयरफॉर इट इज़ मीनिंगलेस, इट इज़ मीनिंगलेस ना, देयरफॉर इट इज़ मीनिंगलेस कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो यानी कि ईएमएफ का जो एवरेज वैल्यू था कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्या कहते हैं ईएमएफ है तो इसका या कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट हो गया ना, यानी कि यहाँ तक ना। ठीक, ग्राफ कल वाला याद है ना, उसी के आधार पर नहीं खींचेंगे। तो यानी पूरा कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जो ईएमएफ का होगा वो तो 0 हो जाएगा, तो फिर ये तो हमारा काम का रहा नहीं। जबकि हमको तो ये था लक्ष्य हमारा कि ईएमएफ का वैल्यू बार बार बदल रहा है, तो हम लोग कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ईएमएफ का काम का है नहीं, बार बार बदल रहा है, तो ईएमएफ का एवरेज वैल्यू हम लोग को निकालना चाहिए। तो लेकिन जो ईएमएफ का एवरेज वैल्यू जब निकाले तो देखते हैं अरे ये तो 0 आ गया, तो ये तो कोई काम का नहीं हुआ। अच्छा चलो कंप्लीट साइकिल के लिए जब निकाले तो 1 कंप्लीट साइकिल के लिए तो 0 आया, क्योंकि इतना देर तक पॉजिटिव था, फिर उतना ही देर तक नेगेटिव रहा, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म 0। चलो ये तो सोच लिए। चलो एक काम करते हैं, हाफ साइकिल के लिए निकाल करके देखते हैं। किस साइकिल के लिए? हाफ साइकिल के लिए, यानी कि t बराबर 0 से लेकर के t बराबर कहाँ तक t/2 तक, यहाँ तक टाइम पीरियड का आधा समय बीत गया ना टाइम पीरियड का। अच्छा ठीक है, तो यानी t बराबर 0 से t बराबर कहाँ तक t/2 तक। जरा इतने यहाँ से यहाँ तक में कितना एवरेज ईएमएफ आया, जरा इसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब हम लोग आगे ये वाला कैलकुलेट करके देखते हैं जरा सा। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो मिटाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ईएमएफ का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं क्या हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, पहले वो करके देखते हैं, फिर देखेंगे तिगड़म कि आखिर ईएमएफ का एक्चुअल में एवरेज वैल्यू निकलेगा कैसे। चलो एक बार देखो तो जरा सा वो हाफ साइकिल के लिए क्या आता है, पहले देख लो, काम कंपटीशन वगैरह में भी काम देगा आपको। अब देखा जाए हम लोग जो है एवरेज वैल्यू निकालेंगे ईएमएफ का फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल यानी कि टाइम कहाँ से, 0 से लेके टाइम पीरियड का आधा, यानी कि आधा साइकिल कंप्लीट किया तब तक। क्वाइल की बात हो रही है, ये क्वाइल ना, एसी जनरेटर का क्वाइल। अच्छा तो फिर देखा जाए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ईएमएफ का इक्वेशन तो वही है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ टाइम का ही फंक्शन है, तो ईएमएफ का एवरेज वैल्यू निकालना है तो मैथमेटिकली ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ क्या ई डी टी या बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। जैसे वाई अगर एक्स का फंक्शन होता तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ये जो सिस्टम है ये कहाँ है, तो आपको एनसीईआरटी का अल्टरनेटिंग करंट का पेज का जो ना सबसे नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पर देखो 5-6 पेज पलटोगे, 7-8 पेज, तो नीचे में आपको स्टार मार्क करके लिखा हुआ मिलेगा। तो खैर ठीक है, चलो ये मैथमेटिक्स का है, तो हम लोग बस उसी हिसाब से क्या किए, ईएमएफ का इक्वेशन पिछले जैसा ही लिख दिए। अच्छा बस लिमिट क्या किए हैं,
पिछले जैसा ही सारा चीज़ करेंगे, बस लिमिट को 0 से लेके t के बजाय 0 से लेके कहाँ कर दिए, t/2, यानी कि टाइम पीरियड का क्या आधा कर दिए बस। तो देखा जाए जरा सा क्या फिर फंडा आएगा ईएमएफ का एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए क्या आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, काम देगा आपको कम्पिटिटिव नज़रिए से कहीं, ठीक है। अच्छा देखो, तो यहाँ पर क्या है, इसका अगर करेंगे ई नोड तो एक कांस्टेंट टर्म है, ई नोड को आप बाहर कर लो, ठीक है। सिर्फ बचता है यहाँ पे क्या, साइन ओमेगा टी डी टी 0 से लेके t/2 तक। अब बटे में यहाँ dt का इंटीग्रेशन हो गया t 0 से लेके t/2 तक, ठीक। तो ईएमएफ का जो एवरेज वैल्यू है वो बराबर क्या है, ई नोट, ठीक है। ये सब तो गुना में ही है ना, इधर साइन इतना का क्या है, अभी तुरंत किए, साइन इतना का इंटीग्रेशन माइनस कॉस उतना, और उसके बाद टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के साथ जो रहेगा वो डिवाइड में हो जाता है यहाँ पे, या यूँ कहें कि इतना का डिफ्रेंसिएशन से भाग देना पड़ता है क्या। तो चलो ठीक है, तो ये सिंपली इससे डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद यहाँ तक तो मेरा इंटीग्रेशन हुआ खाली, अब लिमिट बैठाएंगे 0 से लेके कहाँ तक, t/2 तक, डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक बार अपर लिमिट, t के जगह एक बार अपर लिमिट, माइनस t के जगह एक बार क्या, लोअर लिमिट। तो इसको बैठा दिए। अब जब ऐसा करेंगे तो फिर क्या क्या होगा, माइनस और ओमेगा को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ईएमएफ का एवरेज वैल्यू जो है वो कितना आया, माइनस ई नॉट बाय क्या, ओमेगा, माइनस ई नॉट बाय क्या, ओमेगा, इनटू टोटल टर्म तो है वो नहीं है, कॉस ओमेगा टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t/2 तक का, सब के बटे में यहाँ पे है t/2 माइनस 0 यानी कि t/2। तो ईएमएफ का जो एवरेज वैल्यू है बराबर माइनस ई नॉट बाय ओमेगा इनटू, यहाँ टाइम की जगह एक बार अपर लिमिट बैठाएंगे तो कॉस ओमेगा इनटू टाइम की जगह एक बार t/2 माइनस यहाँ पे एक बार कॉस ओमेगा इनटू टी की जगह क्या, 0। तो ये 0 हो गया ना टोटल टर्म। अच्छा, टोटल के बटे में t/2, टी के जगह पे आप चाहो तो 2π/ओमेगा, टाइम की जगह पे 2π/ओमेगा, टोटल के बटे में क्या 2 यहाँ कर सकते थे। ईएमएफ का एवरेज वैल्यू बराबर माइनस ई नॉट बाय ओमेगा, अच्छा, इनटू यहाँ पे देखो तो क्या आया, कॉस ओमेगा इनटू टाइम की जगह पे 2π/ओमेगा का बटे में क्या 2, अच्छा, माइनस ये हो गया कॉस 0, अच्छा, टोटल के बटे में तो ये हो गया 2π/ओमेगा इंटू 2। अच्छा, ईएमएफ का एवरेज वैल्यू बराबर माइनस ई नॉट बाय ओमेगा इंटू यहाँ पर क्या आया, ओमेगा से चाहते तो इस ओमेगा को काट सकते हैं, नहीं तो कॉस ओमेगा इंटू 2π/ओमेगा इंटू 2। अच्छा, अब ये 2 भी कटेगा, ओमेगा भी कटेगा, माइनस कॉस 0 का मान होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 से ये 2 कट गया तो π/ओमेगा। आगे देखो आप, ईएमएफ का एवरेज वैल्यू बराबर माइनस ई नॉट बाय ओमेगा इंटू ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, ओमेगा से ओमेगा कटेगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या, कॉस पाई खाली बचेगा, 2 कट गया, ओमेगा ओमेगा कट गया, माइनस यहाँ क्या है 1 है। अच्छा ठीक, बटे में आप देखो तो π/ओमेगा है ना, π/ओमेगा, तो ओमेगा नीचे से ऊपर चला जाएगा और ये ओमेगा नीचे आएगा ना। अच्छा तरीके से इसको लिख देते हैं ज़रा सा, ईएमएफ का एवरेज वैल्यू बराबर ये कितना होगा देखा जाए ज़रा सा, तो माइनस ई नॉट बाय ओमेगा। अच्छा, ये टोटल के बटे में लेके आते हैं, कितना है, माइनस से ई नॉट, ये ओमेगा को यहाँ नीचे लेकर के आगे इंटू पाई बाय क्या है ये ओमेगा, ये ओमेगा यहाँ आ गया ना। अच्छा ठीक है, ये माइनस बिन बटा के साथ में बढ़िया ढंग से देखो, ठंडा दिमाग से, ये कॉस पाई का मतलब होता है कितना 180 ना, तो पाई का मतलब 180, तो कॉस 180 का मान होता है -1 ना, तो ये हो गया कॉस पाई का मान -1। अच्छा, और यहाँ पे तो -1 है ही, ठीक है, तो ये हो गया ईएमएफ का एवरेज वैल्यू बराबर माइनस ई नॉट इंटू -2 डिवाइडेड बाय ओमेगा, और ओमेगा कैंसिल, तो ये बाय आइए ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ईएमएफ का एवरेज वैल्यू आया
2 ई नॉट बाय क्या पाई। तो जब एवरेज ईएमएफ इतना आया, देयरफॉर हम लोग इन सेम मैनर या सिमिलरली उसी प्रकार जैसा ईएमएफ का इक्वेशन वैसे ही करंट का भी हो सकता था ना। तो ईएमएफ बटे रेसिस्टेंस मेरा क्या करंट भी दे देगा। तो या यूँ कह सकते थे जैसा ईएमएफ का इक्वेशन था वैसे ही तो करंट का भी था, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो उसके लिए भी अगर एवरेज निकालते तो ऐसे ही कुछ आता। तो एवरेज करंट की बात करें अगर लिख सकते हैं 2 आई नॉट बाय क्या पाई। किसी कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव वगैरह में कहीं पर आपको काम दे सकता है कि एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का क्या होगा हाफ साइकिल के लिए, t बराबर 0 से t/2 तक के लिए हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, या फिर ईएमएफ एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होगा। अगर ये पूछ दिया तो आपको नहीं पता होता ना, इसीलिए सोचे कि इसको बता देते हैं। तो चलो ठीक है, ये आया हाफ साइकिल के लिए तो आया, ठीक है, हाफ साइकिल के लिए तो आया। लेकिन फिर अगला हाफ साइकिल के लिए अगर करते तो अगले हाफ साइकिल के लिए जो आता इस वाले हाफ साइकिल के लिए, यानी कि ये सब जो आया t बराबर 0 टू t बराबर t/2 तक के लिए आया। ये भी t बराबर 0 टू t बराबर t/2 के लिए आया। बट t बराबर क्या लेते हैं अगर इसी तरीके से इधर के लिए अगर करते ना, तो t बराबर t/2 टू t तक करते हैं, यानी कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तब मेरा क्या आ जाता। तो ईएमएफ का एवरेज वैल्यू जो आता -2 ई नॉट बाय क्या पाया जाता। और क्या कहते हैं करंट की बात करते तो करंट का एवरेज वैल्यू क्या आ जाता -2 ई नॉट बाय क्या पाए। निगेटिव में ना, इधर वाला निगेटिव है उधर वाला पॉजिटिव है ना, इधर वाला पॉजिटिव है इधर वाला क्या नीचे वाला निगेटिव। तो ऐसे करके आता t/2 से t तक में लेते। तो और एक बात खास देना, अगर आप क्या कहते हैं यहाँ और यहाँ के बीच में लोगे, इतना दूर पॉजिटिव इतना दूर निगेटिव, तब तो ज़ीरो हो जाएगा। अगर हाफ साइकिल तो आप यहाँ से यहाँ तक भी मान सकते थे, तब तो इतना आया, यहाँ से यहाँ तक मानते तो ये निगेटिव में आ जाता, सॉरी आई नॉट, ठीक है। और अगर हाफ साइकिल आप यहाँ से यहाँ तक मानोगे तब ना, यानी कि अगर मान लो यहाँ से शुरू में ही एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक यानी कि 90 से 270 तक कॉइल घुमा है, तब ये वाली स्थिति में तब तो जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है फिर से निगेटिव। तो प्लस और माइनस मिल करके क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आप इसी में लिमिट डाल करके अगर आप चाहोगे चेक करके देखना एक बार, तो कहाँ t/4 से लेके 3t/4 अगर लिमिट बैठा देते हो कितना t/4 से लेके यहाँ तक कितना है 3t/4 तक, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी हाफ साइकिल ही हुआ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इन दोनों को घटाओगे तो t/2 आएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं नहीं 3t/4 में से इतना t/4 घटा दोगे, इसमें से इसको घटाओगे तो नहीं 2t/4 आ जाएगा, ये कट के t/2 ही हाफ साइकिल ही हुआ ना। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जब निकालोगे तो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट मेरा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या बोलते हैं सही तरीके से एवरेज वैल्यू अगर निकालना है ईएमएफ का, तो हाफ साइकिल के लिए ऐसे में तो ठीक है चलो इतना आया ईएमएफ और करंट का, इधर में निगेटिव में आ गया, लेकिन इसमें तो इस हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा 0 आ जाएगा एवरेज वैल्यू ईएमएफ का और करंट का। तो फिर ये सब मीनिंगलेस क्वांटिटी है, दिस ऑल आर क्या देयरफॉर दिस ऑल आर मीनिंगलेस, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या करेंगे अब फाइनली, पहले तो स्क्रीनशॉट लो फिर बताते हैं। लिए स्क्रीनशॉट लिए, चलो देखो बात करते हैं क्या कि एवरेज वैल्यू जो ईएमएफ का है कंप्लीट साइकिल के लिए निकाले तब भी 0। इसमें क्या है कि हाफ साइकिल के लिए अगर निकालते हैं तो इधर के लिए पॉजिटिव इधर के लिए नेगेटिव, लेकिन इस बीच वाले हिस्से के लिए 0 हो जाता है। तो फिर मामला गड़बड़ा जा रहा है। आखिर एवरेज वैल्यू ईएमएफ का है क्या, आखिर एक्चुअल में क्या सही तरीके से हम बोल दें कि नहीं भाई यही है एवरेज वैल्यू ईएमएफ का। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले ईएमएफ का ना स्क्वायर करते हैं एक बार, अब फिर उसका एवरेज वैल्यू नहीं, पहले ईएमएफ का स्क्वायर करते हैं फिर उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं, फिर उसका रूट कर देंगे। तो स्क्वायर और रूट कर देने से स्क्वायर किए एक बार, फिर बाद में उसका एवरेज वैल्यू निकाल के फिर उसका क्या किए रूट कर देंगे अगर,
तो स्क्वायर का एवरेज का रूट फिर से वापस वही हो गया, किसी चीज़ का आप स्क्वायर करो फिर उसका रूट कर दो तो वापस वही चीज़ हुआ ना, स्क्वायर किए फिर क्या कर दिए, रूट कर दिए, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। मान लो एक्स का स्क्वायर किए फिर उसका रूट कर दिए तो ये तो एक्स ही आया ना। तो एवरेज वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो कैसे तिकड़ मतलब अपनाएंगे। पहले क्या करेंगे, ईएमएफ का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसका रूट चढ़ा देंगे। वही रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ और रूट मीन स्क्वायर करंट के नाम से जाना जाएगा। वो और क्या कहते हैं, पीक करंट, पीक ईएमएफ, इन सब चीज़ों के बीच का एक रिलेशन, सब चीज़ें हम लोग अब तैयार करेंगे। तो एवरेज वैल्यू अगर ईएमएफ का चाहिए तब हम लोग कुछ एक अलग तरह का तिगड़म अपनाते हैं, ठीक है। तो वो तिगड़म देखो ज़रा सा क्या करेंगे, वो बहुत मज़ेदार है, वही बुक वगैरह में भी है, एक्सेस दिया हुआ तुम आपको। और क्या है, ये एनसीईआरटी का बहुत सारा एक्सरसाइज एग्जाम्पल वगैरह भी उससे बनेगा आपको, ठीक है। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब हम लोग क्या करते हैं, ईएमएफ का स्क्वायर का एवरेज वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे और उसका रूट निकालते हैं। देखो क्या करते हैं, दिखाते हैं, देखो मज़ेदार चीज़। अब हम लोग जो है रिलेशन एक बनाएंगे पीक वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज में, और साथ ही साथ ये भी बनाएंगे पीक करंट और आरएमएस करंट में, ठीक है। और एवरेज ऑफ इसी चीज़ को एक हेडिंग आप ऐसे भी दे सकते हो कि एवरेज वैल्यू ऑफ क्या कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और किसके लिए, फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, यानी कि t बराबर 0 से कैपिटल T तक। तो ये कंप्लीट साइकिल के लिए भी कर सकते हो, हाफ साइकिल के लिए भी करोगे तो वही चीज़ आएगा, सेम चीज़, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ईएमएफ के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो कभी भी हम लोग देखते होंगे तो इतना मेगावाट का बिजली, उतना मेगावाट का बिजली, हम लोग कभी भी पावर वगैरह में ही बात करते हैं। इतना पावर का बल्ब, उतना पावर का बल्ब, 100 वाट, इतना वाट, इतना वाट के इतना एचपी का मोटर, ये सब चीज़, यानी कि पावर ही यूज़फुल होता है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। और जो पावर होता है, पावर बराबर आई स्क्वायर आर होता है ना, तो ये आई स्क्वायर आर होता है। तो यानी कि करंट के स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल होता है पावर, यानी कि करंट का जो स्क्वायर है वही काम का है, तो उसी का एवरेज वैल्यू हमको निकालना चाहिए। यानी कि कभी कभी पावर बराबर वोल्टेज का स्क्वायर बटे रेसिस्टेंस, आप ऐसे भी देखते होगे। तो वोल्टेज का स्क्वायर यानी कि क्या, ईएमएफ का स्क्वायर बटे क्या, रेसिस्टेंस, यानी कि पावर किसके प्रोपोर्शनल है, ईएमएफ के स्क्वायर के, और करंट के भी स्क्वायर के। तो हम लोग को एवरेज वैल्यू किसका कैलकुलेट करना चाहिए, ईएमएफ का और करंट का, ठीक है। तो देखो ज़रा सा, तो एवरेज वैल्यू हम लोग किसका कैलकुलेट करेंगे, ईएमएफ के स्क्वायर का, एक कंप्लीट साइकिल के लिए। और ये काम का चीज़ रहेगा, देखा जाए ज़रा सा कैसे। तो यहाँ पर और साथ ही साथ हम लोग को रिलेशन भी एक पीक वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज में मिलेगा, देखते हैं ज़रा। तो क्या क्या चीज़ें समझते हैं। पहले हमारे पास चूँकि एक इक्वेशन है, हम लोग जानते हैं ईएमएफ बराबर क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा ठीक है, और हम लोग जान चुके हैं यहाँ पे कि ईएमएफ जो है वो क्या है, फंक्शन है, किसका फंक्शन है भाई, टाइम का। तो इसीलिए मैथमेटिकल फार्मूला के अनुसार हम जानते हैं कि अगर ईएमएफ का अगर एवरेज वैल्यू निकालना है तो हम लोग को क्या तरीका अपनाना पड़ता है, थोड़ा देर पहले पढ़ चुके थे कि अगर मान लिया जाए वाई फंक्शन है किसका, एक्स का, तो वाई का एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ना। तो खैर वही हिसाब किताब अभी हम लोग चलाएंगे, लेकिन हम लोग को ईएमएफ का एवरेज वैल्यू नहीं निकालना, हमको ईएमएफ के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू निकालना है ना। तो चलो पहले स्क्वायर करते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो ईएमएफ का स्क्वायर बराबर क्या, ई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, ठीक। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, ईएमएफ के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू निकालना है ना। तो ईएमएफ का जो स्क्वायर है ना, ये चूँकि फंक्शन है, किसका फंक्शन है भाई, अभी भी टाइम का ही फंक्शन है। तो ईएमएफ का जो स्क्वायर है उसका जो एवरेज वैल्यू है, अगर उसको हम कैलकुलेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ इसी का ही ना करना है, तो इतना डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी टी, है कि नहीं। अच्छा, इससे पहले और सब भी हम लोग क्या आते हैं डेरिवेशन जो किए, तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस है। अच्छा ठीक है, तो देखो ज़रा सा, अब क्या करते हैं कि लिमिट बैठाएंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके कैपिटल टी, जीरो से लेके कैपिटल टी ना, जीरो से कैपिटल टी तक ही ना, डी टी। अच्छा ठीक है, तो ईएमएफ के स्क्वायर का ज़रा एवरेज वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करना है तो करते हैं। तो एवरेज वैल्यू को मीन वैल्यू भी तो बोला जाता है, ईएमएफ के स्क्वायर का
मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं, एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं। मीन मतलब भी औसत, एवरेज मतलब भी औसत ही होता है ना। तो खैर कोई नहीं। अब ईएमएफ का स्क्वायर है क्या आखिर, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको पहले क्या करते हैं, ले लेते हैं लिमिट 0 से कैपिटल टी तक, फिर ये डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया टी। अच्छा इससे पहले और भी हम लोग कुछ कुछ प्रैक्टिस किए हैं, तो उसी जैसा सब इसमें भी काम करेंगे, 0 से लेके कहाँ तक, कैपिटल टी तक, ठीक है। तो ईएमएफ का इक्वेशन दिया हुआ था, उसका पहले स्क्वायर किए, अब उसका क्या करते हैं, ईएमएफ का स्क्वायर चूँकि टाइम का फंक्शन है तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर निकालने का, स्क्वायर का भी अगर इसी चीज़ का भी एवरेज निकालना है तो वो डी टी या डिवाइडेड बाय क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, लिमिट लगा देंगे, काम कर लेंगे। अच्छा अभी प्रैक्टिस हुआ है हम लोग का, 2-4 देखे हैं ना, 1-2 ठो। अच्छा तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ज़रा देखो ये कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर खींच लेंगे, ठीक है। तो ईएमएफ के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू बराबर ई नॉट स्क्वायर बाहर निकल गया, अंदर में बच गया क्या मेरा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन इतना है तो इसका जस्ट अभी थोड़ा देर पहले सीखे हैं कि कैसे हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। इसके जगह अपर लिमिट कैपिटल टी माइनस लोअर लिमिट 0, इतना डी टी बार बार लिखना होगा ना। अब आगे क्या करें, ईएमएफ के स्क्वायर का मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू अगर निकालना है तो ई नॉट स्क्वायर, अच्छा और इधर क्या है, इसको फार्मूला को लिख सकते हैं ना, थोड़ा देर पहले सीखे थे। इस फार्मूला को क्या लिखना चाहिए हम लोग को, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अब बाय क्या 2। तो साइन स्क्वायर, इस फार्मूला को साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अब बाय क्या 2 लिख सकते हैं। यानी कि अगर साइन स्क्वायर थीटा रहता तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अब बाय क्या 2 यहाँ लिख सकते थे, 0 से लेके कहाँ तक, कैपिटल टी तक, ठीक। डी टी ऐसे ही है, बटे में यहाँ अपर लिमिट टी माइनस 0, टी हो गया, टी में से 0 गया तो क्या हो गया, टी हो गया। तो ईएमएफ के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू ना, तो ये टी यहाँ आ जाएगा ना, ई नॉट का स्क्वायर बाई टी। अच्छा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 को हम लोग चाहें तो बाहर खींच सकते थे, आपको बाद में करने में तब ज़्यादा समझ में आएगा, बाई 2। और इधर क्या बच गया भाई, 0 से लेके कैपिटल टी तक 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया डी टी माइनस, यही सेम चीज़ इंटीग्रेशन अब इसके साथ भी लगेगा ना, कि स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दें। चलो देखो 2 को पहले बाहर निकाले, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अच्छा उसके बाद क्या, डी टी रखते हैं, अब बटे में ये क्या है, कैपिटल टी रखते हैं। तो ईएमएफ के स्क्वायर का मीन वैल्यू, अब ये टी को यहाँ भेज देते हैं, तो ईएमएफ का ई नॉट स्क्वायर बाय क्या 2t। अच्छा उसके बाद इधर वाला टर्म का काम करते हैं, ये डी टी यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा 0 से लेके कहाँ तक, कैपिटल टी तक, और उसके बाद माइनस 0 से लेके कैपिटल टी तक, ये टर्म इसके साथ भी आएगा, कॉस कितना 2 ओमेगा टी, और ये हो गया क्या डी टी। अभी हम लोग जो जो इंटीग्रेशन किए तो उसी के जैसा मिलता जुलता थोड़ा सा है। तो देखो ईएमएफ के स्क्वायर का मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू, तो ई नॉट स्क्वायर बाय 2t इंटू ये टोटल मेरा ब्रैकेट में है समझ लो, तो टोटल के साथ ये मल्टीप्लाई है ना, तो डी टी का क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है, 0 से लेके कैपिटल टी तक, माइनस कॉस इतना का क्या होगा भाई, कॉस इतना का करेंगे तो कॉस इतना का होगा साइन 2 ओमेगा टी अब बाय क्या, ये 2 ओमेगा है ना साथ में, तो उससे डिवाइड कर दिए, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल टी तक। अच्छा उसके बाद कॉस इतना का साइन इतना, और फिर टी के साथ में जो रहता है उससे तो डिवाइड करते हैं ना, तो हो गया ये ईएमएफ के स्क्वायर का मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो बराबर ई नॉट का स्क्वायर बाय क्या 2t। अच्छा चलो ठीक। उसके बाद टाइम के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टी के जगह पे अपर लिमिट कैपिटल टी माइनस क्या 0, माइनस यहाँ पे एक काम करते हैं, टी के जगह पे क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट डालेंगे, तो जैसे ही अपर लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा इंटू कैपिटल टी, अब बटे ये 2 ओमेगा तो है ही, माइनस इसके जगह एक बार 0 बैठाएंगे, तो साइन 2 ओमेगा इंटू 0 अब बटे क्या 2 ओमेगा।
अच्छा, और ये 0 है तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो साइन 0 बराबर क्या होता है 0, तो ये सारा का सारा टर्म 0, साइन 0 बराबर 0, साइन ये टर्म 0 हो गया ना, तो साइन 0 बराबर क्या 0, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर EMF के स्क्वायर का मीन वैल्यू जो है वो हमारा कहाँ तक पहुँचा अभी, E0² / 2t इंटू ये हो गया मेरा कैपिटल T माइनस, यहाँ टाइम के जगह पे देखो तो आप क्या बैठाएं, साइन 2 ओमेगा इंटू टाइम पीरियड के जगह पे 2π/ओमेगा के बटे में यहाँ पे 2 ओमेगा, तो ये ओमेगा और ओमेगा कट गया, तो ये आया 4, 2 × 2 यानी कि 4π, 2 × 2 4π आया, माइनस ये साइन के साथ ये 0 है तो ये टोटल टर्म 0 हो गया ना। तो साइन 0 बराबर होता है 0, तो 0 बटे कुछ भी 0 ही हो गया। अच्छा, और ये देखो आप 2 × 2 बराबर 4, 2 × 2 4π, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो ये 2 × 2 हो गया 4π, साइन 4π, देखो मैथमेटिक्स में होता है साइन 2π हो, साइन 4π हो, साइन 6π, साइन 8π, साइन 10π, इवन नंबर अगर साइन अगर nπ हो, जहाँ पे n मेरा इवन नंबर है अगर, तो उस साइन का जो वैल्यू आएगा वो होता है 0 ना, साइन 2π, 4π, 6π, 8π कुछ भी हो तो साइन का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो क्योंकि 2 × 2 4π का मतलब पहले तो साइन है, क्या बोलते हैं 2π हुआ तो एक चक्कर, फिर 2π हुआ तो और एक चक्कर ना, तो 4π में तो वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी 0 और 0 बटे एनीथिंग, ये भी टर्म 0 ये भी 0, तो इधर का टोटल कहानी क्लोज। तो EMF के स्क्वायर का जो मीन वैल्यू आया वो बराबर आया मेरा कितना, E0² क्या 2t इंटू क्या करेंगे, ये सिर्फ मेरा कैपिटल T बच जाएगा, बाद बाकी ये सारा टर्म इधर का ये सब मेरा क्या होगा, ये भी 0 और ये भी 0, सिर्फ यही रहेगा। ठीक है, और फिर बाद में ये T और T कट जाएगा, तो EMF के स्क्वायर का ये मीन वैल्यू जो आया वो आया मेरा कितना, E0² / 2। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब आगे हम लोग को बात करना है, ज़रा सा देखो क्या बात करते हैं। ये जो हम लोग अभी कैलकुलेट किए ना, ये तो EMF के स्क्वायर का मीन वैल्यू था, यानी कि EMF के स्क्वायर का औसत वैल्यू। पहले EMF का स्क्वायर किए, उसका औसत वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, उस पर रूट चढ़ा देते हैं, तो फिर से हमको वापस EMF का औसत वैल्यू मिलना चाहिए, यानी कि EMF के एवरेज वैल्यू का क्या किए, EMF के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू निकालें, फिर उसका रूट कर देंगे तो वापस से हमको EMF मिल जाएगा। EMF का स्क्वायर किए, एवरेज वैल्यू निकाले, फिर रूट चढ़ाएंगे तो वापस से EMF और एवरेज EMF मिलना चाहिए। तो देखा जाए, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ जरा सा रूट लेते हैं तो देखो तो आप क्या होगा, तो EMF के स्क्वायर, EMF के स्क्वायर का मीन वैल्यू जो था उस पर रूट चढ़ा दिए, बराबर ये E0² / 2 जो है उस पर भी क्या किए, रूट चढ़ा दिए। तो ये इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे मालूम, इसको, और देखो पहले यहाँ तो रूट स्क्वायर और रूट ये ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ रूट मेरा किस पर बचेगा, 2 पर, और इसका स्क्वायर और रूट इसके लिए ख़त्म, तो E0 क्या √2, और ये इसको क्या पढ़ेंगे, EMF का क्या है, रूट है, मीन है स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर EMF, रूट मीन स्क्वायर EMF, रूट मीन स्क्वायर EMF, रूट मीन स्क्वायर EMF, इसको बोला जाता है ERMS, रूट मीन स्क्वायर EMF। ठीक है, या फिर इसको NCERT क्या करता है, मीन EMF या फिर एवरेज EMF के भी नाम से बोलता है, और इसको EMF का मीन वैल्यू बराबर E0 / √2 ऐसे भी NCERT लिखता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, बहुत सारे लोग लेकिन जो भी बताते हैं तो लोग ERMS बोलते हैं, तो रूट मीन स्क्वायर EMF बोलते हैं, यानी कि EMF का एवरेज वैल्यू हो गया, क्योंकि एक बार तो EMF का क्या किए, स्क्वायर चढ़ाए, एवरेज वैल्यू निकाले, फिर रूट निकाल दिए, तो रूट मीन स्क्वायर EMF, रूट मीन स्क्वायर EMF, रूट मीन स्क्वायर
EMF, रूट मीन स्क्वायर EMF ऐसे पढ़ेंगे, या फिर मीन EMF भी बोला जाता है, एवरेज EMF भी बोला जाता है, बराबर क्या होता है ई नॉट यानी कि पीक वोल्टेज, पीक EMF बटे क्या √2। इसी इक्वेशन को ज़रा सा हम और अच्छे तरीके से यहाँ पर भी एक बार लिखते हैं, बढ़िया से उसके बारे में ज़रा सा एक बार और बात कर लेते हैं। आप इस काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, लिए स्क्रीनशॉट, मिटाते हैं हम, उसके बाद आगे थोड़ा सा बातचीत करते हैं आप लोगों को। देखो जरा सा, बस फिर ख़त्म हो जाएगा कहानी। हाँ, देखा जाए ज़रा सा, ये जो ERMS है यानी कि इसको EM भी बोला जाता है, मीन वैल्यू ऑफ EMF या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ EMF। तो जब EMF का मान कितना आया E नॉट बाय √2, तो यहाँ पे चूँकि लिखते हैं ERMS बराबर E नॉट बाय क्या √2। सिमिलरली उसी तरीके से जो है ना हमारा ये भी होता है, क्या कहें उसको, सिमिलरली मेरा जो है करंट जो है I बराबर IRMS बराबर I नॉट बाय √2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग एवरेज क्या कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं, एवरेज वोल्टेज भी कहते हैं। और ये तो मेरा क्या है, पीक वोल्टेज है ना, पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज बोला जाता है ना। और ये एवरेज या फिर इसको वर्चुअल वोल्टेज भी कहते हैं, वर्चुअल वोल्टेज भी या फिर वर्चुअल EMF, इसको वर्चुअल EMF भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, E नॉट बाय √2, इसको तो पीक वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ EMF सब कुछ बोला जाता है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ EMF भी बोला जाता है, ठीक है। और ये हमारा रूट मीन स्क्वायर करंट बराबर पीक करंट, ये हो गया पीक करंट। अच्छा, √2 तो है ही, ये हो गया रूट मीन स्क्वायर करंट या फिर एवरेज करंट भी बोल सकते हैं इसको। बुक में आपको मीन करंट बराबर I नॉट बाय √2 NCERT में ऐसे करके भी लिखा हुआ मिल सकता है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अभी इसी में और भी बात सब समझते हैं थोड़ा थोड़ा और। जैसे कि हमारे घर में क्या कहते हैं, एक चीज़ देखा जाता है कि अपने हाउस में आप नोटिस करोगे ये चीज़, ठीक है। क्या नोटिस करोगे कि ERMS बराबर E नॉट बाई ये जो √2 लिखे हैं ना, उसमें क्या कहते हैं जो एवरेज वैल्यू है ना, ये 220 वोल्ट हमारे घर में सप्लाई होता है। यानी कि EMF का जो एवरेज वैल्यू जो कि हमारे घर में आता है वोल्टेज, वो 220 बराबर E नॉट बाय √2। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 220 गुना √2 बराबर E नॉट। इसीलिए E नॉट बराबर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 220 गुना √2 के जगह पे 1.414, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके ये 311 इतना वोल्ट होगा। NCERT में ना ये क्वेश्चन भी है आपको, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7.1, उसमें इस तरीके का चीज़ भी किया हुआ है, ठीक। तो ये बस सब था, क्या कहते हैं, हम लोग ERMS और E नॉट के बीच रिलेशन कर लिए, एवरेज वैल्यू EMF का और पीक वैल्यू में, और IRMS और I नॉट में भी क्या एक रिलेशन हम लोग बना लिए, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा ग्राफ भी आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि देखा जाए ग्राफ, आपको याद है कि ग्राफ जो होता था मेरा वो ऐसा था ना, और क्या कहते हैं, यही ग्राफ ऐसे करके चलता जाता है ना। अब देखा जाए आगे, यही ग्राफ अब मेरा जो बदल गया है वो इस तरीके का चीज़ है, ये हुआ, ठीक। अब बाद बाकी जो निगेटिव टर्म था ना मेरा, वो निगेटिव टर्म कैंसिल आउट नहीं करता है पॉजिटिव टर्म को। क्यों? क्योंकि हम लोग EMF का पहले स्क्वायर किए थे ना, उसका ना एवरेज निकाले थे, तो EMF का स्क्वायर करने से ये टर्म भी पॉजिटिव रहा और निगेटिव वाला टर्म भी क्या स्क्वायर करने से पॉजिटिव ही रह गया था, तो ऊपर ही रिजल्ट दे रहा था, ठीक है, ये कहने का अर्थ हुआ। तो खैर छोड़ो, ये सब क्या कहते हैं, काम का चीज़ नहीं है, वैसे ही हटाओ, यूजलेस थिंग। चलो, मेन बात हम लोग को यही बस समझना था, ERMS बराबर E नॉट बाय √2 और IRMS बराबर I नॉट बाय √2 होता है। इस चीज़ का आप यूज़ करके NCERT का एग्जाम्पल जो है 7.1, 2, 3, 4 इस तरीके से 2-4 सवाल आप बना करके देखना, आपका बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर बाय बाय। क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो उसका, यहाँ से इधर ही हम लोग काम किए, ये सब चीज़ तो
पिछले वाले वीडियो का ही है ना, इसको मिटा दिए। ठीक है, लिए स्क्रीनशॉट इसका। चलो ठीक है, फिर उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत ये सब चीज़ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग जो है वो पावर वगैरह कैलकुलेट करेंगे, पावर बड़ा बड़ा IRMS